हेलो दोस्तों, आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपका। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वो सभी कवर किया हुआ है जिससे आपका एग्जाम का सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो हमने टॉपिक लिया हुआ है ना, वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एक्चुअली में रियल लाइफ में कैसे होगा और कैसे ये जरूरी है और कितना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं अपनी लाइफ में। सपोज हमने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब हम किसी ब्रिज से जाते हैं तो हमें कुछ फील नहीं होता है ना, कि ब्रिज एक्चुअली में, ब्रिज जब बनता है ना एक्चुअली में, तब वो स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन अगर आप ब्रिज को, जो बहुत पुराना ब्रिज है, अगर उसको आप दूर से देखेंगे तो आपको ब्रिज ऐसा लगेगा, है ना, तो आपको ब्रिज ऐसा लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये ओरिजिनल पोजीशन से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। अब इसमें यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोलकाता में जाएंगे, कोलकाता में एक केबल ब्रिज है ना, तो केबल ब्रिज में भी क्या है, ऐसे ब्रिज बनाया हुआ है और उसके ऊपर इस टाइप से सर्कुलर आर्क है और यहाँ पर एक केबल से सस्पेंडेड है। ठीक है, तो अभी हमें जो ब्रिज को बनाना है ना, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है ना, रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है या पुल्स का कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर हमें कोई भी रोड्स बनानी है, ओवरहेड रोड बनानी है ना, ओवरहेड रोड्स बनानी है। या फिर हम जो घरों में देखते हैं, घरों में हम क्या करते हैं, घरों में कुछ ना कुछ पोर्शन बाहर निकाल करके बनाते हैं, जिससे हमारा नीचे का कारपेट एरिया कम है लेकिन ऊपर वाले फ्लोर का कारपेट एरिया हम कुछ ना कुछ बढ़ा लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, हम कारपेट एरिया बढ़ा लेते हैं तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ओवरहैंग पोर्शन हो गया। इस ओवरहैंग पोर्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े हॉल्स रहते हैं, बड़े बड़े हॉल्स में जो छत रहती हैं, जो रूफ्स रहती हैं, रूफ क्या हो जाती है, रूफ क्या हो जाती है, स्लैंट कर जाती है। तो वो क्या हो जाएगा, रूफ पे क्या हो जाएगी, स्लैंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सभी जगह पे हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन काम में आता है। तो ये कहाँ पे काम में आएगा, ये बेसिकली आएगा डिजाइनिंग के टाइम पर काम में। कि अगर हमें लोडिंग पैटर्न पता है, वी नो द लोडिंग पैटर्न, तो हम क्या करेंगे, लोडिंग पैटर्न के बेसिस पे हम उनका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन प्री कैलकुलेट करेंगे और प्री कैलकुलेट करने के बाद हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर के चलेंगे कि जिससे हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिनिमम से मिनिमम आए, है ना। तो ये हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मेन पर्पस रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बेसिकली ये तो हमने बता दिया कहाँ कहाँ यूज होता है। अब एक और चीज बात करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है क्या। सपोज ये हमारी बीम है ना, ये हमारी बीम है और सपोज हम वायर में भी देखते हैं ना, जो ओवरहेड वायर रहते हैं, ओवरहेड मान लीजिए 11 kV का वायर है, यहाँ पर एक पोल है और यहाँ पर एक पोल है, तो ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन रहता है, लेकिन टाइम बीइंग ये क्या हो जाता है, ओवरहैंग हो जाता है। तो ये क्या हो गया, वायर में ओवरहैंग होकर के कुछ टाइम बीइंग क्या हो गया, इसमें इसके सेल्फ वेट से, सेल्फ वेट के कारण क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन आ गया। ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, वो स्लोप हो गया। ठीक, मींस हमारा जो डिफ्लेक्शन और ओवरहैंग वायर में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, ये तो हम कहीं पर भी देख सकते हैं यदि। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन एंड ये डिफरेंस है हमारा। ठीक, अभी हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होती हैं। ठीक है, पहले मैकियावेली की मेथड, जो पहले आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, मैकियावेली की मेथड है, वो क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी। ठीक है, फिर उसको सिंपल बनाने के लिए फिर कोई सेकंड पर्सन आएगा, वो क्या बोला, वो मूवमेंट एरिया मेथड बोला, मूवमेंट एरिया मेथड। फिर थर्ड आया, उन्होंने बोला कॉन्जुगेट मेथड, कॉन्जुगेट मेथड। अभी अगर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, कोई हमसे ये थोड़ी पूछने वाला है कि हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, मैकियावेली मेथड से कर रहे हैं, मूवमेंट एरिया मेथड से कर रहे हैं या कॉन्जुगेट मेथड से कर रहे हैं। इसका केवल सिग्निफिकेंस तभी रहता है जब हमारे एग्जाम में स्पेसिफिकली रिटन एग्जाम अगर रहेगा, कॉलेज लेवल का एग्जाम रहेगा, उसमें अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा मैकियावेली मेथड से कीजिए या मूवमेंट एरिया मेथड से कीजिए या कॉन्जुगेट मेथड से कीजिए, देन ओनली इट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि हाँ ये वाली मेथड भी आना चाहिए, ये वाली मेथड भी आना चाहिए, ये वाली मेथड भी आना चाहिए। लेकिन अगर हम गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट में क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको आंसर निकालना है, नो मैटर व्हाट विच मेथड आप यूज, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, उनको उसको उससे कोई मतलब नहीं, कंजुगेट से कर लो, मूवमेंट से कर लो, मैक्यूले से कर लो, उसको बस आंसर चाहिए, दैट्स इट। तो हम सबसे पहले हम मैक्यूले समझ लेते हैं। मैक्यूले मेथड क्या है, अगर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बोलता है, और हम बाय को क्या बोलेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को थीटा मतलब स्लोप बोल रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा बाय आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। अब हमें मूवमेंट निकालना पड़ेगा। सपोज हमारा कोई कैंटिलीवर बीम है ना, कैंटिलीवर बीम को ले लेते हैं, हमारी कैंटिलीवर बीम है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे लोड लग रहा है। अब इस लोड के कारण जो भी बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, उस बेंडिंग मूवमेंट की किस्म को हमें यहाँ पे लिख देना है ना, एक्स डिस्टेंस पे जो भी बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन, एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। सपोज दैट m बराबर में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी गेट माइनस सी एक्स प्लस डी, ओके, माइनस सी एक्स प्लस डी अपन ये हमारा जो मूवमेंट का इक्वेशन है वो हमारा ये आया है, ठीक है। अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे देन व्हाट वी विल गेट, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एक्स, और एक हमारा कोई ना कोई यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा c1, है ना। फिर अगर हम फिर से एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस सी एक्स क्यूब बाई 6 विथ 3 आ जाएगा, प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2। तो अभी क्या हो गया, c और d की वैल्यू तो हमें पता है, बट जो c1 और c2 आए हैं इनकी वैल्यू नहीं पता। तब फिर हम कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू, तब फिर हमें दो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, या दो कंडीशंस लगानी पड़ेगी, तभी हम निकाल पाएंगे। तो दो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, टू बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, या कहीं ना कहीं हमें दो ऐसी चीजें चाहिए जिससे कि हम निकाल सकें कि हाँ, हम ऐसा बोल सकें कि हाँ ये हम C1 C2 की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, जब हमारे पास में कुछ कंडीशन होगी, है ना। पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, जब x इज इक्वल टू एल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू एल पर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू एल पर थीटा बराबर 0 है, ठीक है। सेकंड कंडीशन होगी x बराबर में l पर y इज इक्वल टू 0, मीन्स इस वाले पॉइंट पर जो भी पॉइंट रहेगा इस पे एंगल भी 0 है, और इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन भी 0 है, जो हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। सो दैट्स इट इन कैंटिलीवर बीम। हमें बाउंड्री कंडीशन पता होना चाहिए, कैंटिलीवर के लिए होती है ना। सिंपली सपोर्टेड के लिए बात कर लेते हैं एक बार। सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या रहेगा, यहां पर ऐसा रहेगा, तो है ना, जहां पर स्लोप मैक्सिमम होता है वहां पर थीटा, जहां पर y मैक्सिमम है ना, वहां पर थीटा मैक्सिमम 0 होता है। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या रहेगा हमारा, एक थीटा इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाएगी, है ना। यहाँ पर थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा सिंपली सपोर्टेड के केस में। ओ सॉरी, यहाँ पर थीटा 0 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा 0, है ना, l इज इक्वल टू l/2 पर। और जो y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर रहेगा, इस वाले पॉइंट पर रहेगा जो हमारी सपोर्टेड बीम है। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो जो यहाँ पे थीटा 0 है वो कौन सा पॉइंट है, l/2 है, ठीक है। और जो हमारा डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर l/2 पर, क्योंकि l/2 पे लोड लग रहा है। जहां पर स्लोप मैक्सिमम है वहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 है, और जहां पर y डिफ्लेक्शन 0 है वो कौन सा है, 0 है, सिंपली सपोर्टेड, जहां पर हमारा लोड लग रहा है, ठीक है। जहां पे हमारा सपोर्टेड है उस वाले पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 है। सो दैट्स इट इन मैक्यूले मेथड, ठीक है। मैक्यूले मेथड के बाद आते हैं मूवमेंट मेथड। हमें मूवमेंट मेथड से एक तो क्लियर पता चल रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट। अब किसके मूवमेंट की बात कर रहा है ना, वो भी एक पॉइंट है ना, व्हाट इज द टॉकिंग अबाउट। सो हम सबसे पहले सिंपल ले लेते हैं, एक सिंपल कैंटिलीवर भी मान लिया, ये हमारा लोड W लग रहा है। अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो इनका बोलना है कि मूवमेंट एरिया मेथड का सिंपल सा बोलना है कि जो भी मूवमेंट है उसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो
इसका मूवमेंट कैसे लगेगा हमारा, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर कितना लगेगा, ये हमारा डिस्टेंस एल है तो डब्ल्यू एल हो गया, ये हमारी डिस्टेंस एल हो गया। अब इनका बोलना है, ये हमारा मूवमेंट हो गया बी एम, बेंडिंग मूवमेंट आएगा। ओके, तो अभी इनका बोलना है कि सपोज अगर हमें किसी भी पॉइंट पर थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्लोप निकालने के लिए हमें इसका एरिया निकालना होगा। स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, हाफ ऑफ डब्ल्यू एल इंटू में एल, ये हो गया, बस ट्राइंगल है ना, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। फिर इन्होंने बोला कि मूवमेंट एरिया में जो भी आप एरिया निकाल रहे हैं उस एरिया में नीचे ई आई लगा दीजिए, बस हो गया आपका ये, यही आपका क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, यही आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया, सॉरी, ठीक है। अब इन्होंने बोला डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है तो डिफ्लेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट के अराउंड में उस एरिया का मूवमेंट निकाल दीजिए। क्या निकालना है, एरिया का, फिर से मूवमेंट निकाल दो। इस एरिया का मूवमेंट किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चाहिए डिफ्लेक्शन, तो इसके अराउंड निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया कितना है, हाफ ऑफ डब्ल्यू एल इंटू में एल, ये हमारा एरिया हो गया। अब यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हुई, 2l/3 इंटू 2l/3 टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3। अब डिफ्लेक्शन में जैसे इसमें यहाँ पे यही जुड़ा था वैसे यहाँ पर यही जोड़ दो, ये हमारी क्या होगी, मूवमेंट एरिया मेथड। अब कंजुगेट आया, कंजुगेट बोला कि नहीं यार ये तो बहुत गलत है, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, ऐसे नहीं के चलेगा, इसमें तो कंफ्यूजन भी हो सकती है ना। अगर हम जिस पॉइंट पर हमें स्लोप कैंटिलीवर बीम है, जिस पॉइंट पर फिक्स सपोर्ट है उस पर हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। कंजुगेट बोला कि देखो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो उन्होंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया और इस पे मान लिया एक लोड लगा दिया, कंसंट्रेटेड लोड लगा दिया, ये हमारी डिस्टेंस एल है, ठीक है, और L/2 डिस्टेंस पे हमने कोई लोड P लगा दिया। तो कंजुगेट बीम बोलते हैं जो भी हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ना उसको हम लोडिंग डायग्राम बना लो, भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मत रहने दो उसको, तो वही ठीक है, इन्होंने बोला हमने कर लिया। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा हमारा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लगभग ऐसा बनेगा, और जो बीच में जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, PL/4। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रिएक्शन निकालनी है। अब कंजुगेट बीम बोलता है कि जो हमारी रिएक्शंस रहेंगी, जो भी हमारी रिएक्शंस रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी जो भी हमारी रिएक्शंस रहेंगी RA एंड RB, वही हमारा स्लोप हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी कॉल्ड स्लोप। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, अब अगर हमें फोर्स को हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे PL/4 है, ये L/2 है, ये L/2 है, तो अगर हम इसका एरिया निकाल देंगे तो इसमें लोड आ जाएगा, इसका एरिया निकाल देंगे तो इसमें लोड आएगा, इक्वल है ना, हाफ लोड दोनों में डिवाइड कर दो और इक्विलिब्रियम में है, तो RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, हाफ ऑफ PL/4 इंटू L/2 हो गया, PL²/60। इन्होंने भी मूवमेंट एरिया जैसे बोला कि भाई जो भी तुमने रिएक्शन निकाली है उसमें EI और लगा दो, हो गया, सिंपल, खत्म कहानी, ठीक है भाई, चलो हो गया। अब इसके आगे बोलते हैं कि ये तो तुमने स्लोप निकाल दिया, ये क्या हो गया हमारा स्लोप थीटा। अब बोले अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो इफ यू हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन, तो क्या करो, वही करो जो तुम पहले कर रहे थे, जहां पे निकालना है वहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालो, लेकिन अब की बार क्या करने का, रिएक्शन का भी बेंडिंग मोमेंट लगेगा, ठीक है। तो जो हमें डिफ्लेक्शन निकालना है बाय वो निकाल दो, बाय बराबर क्या हो जाएगा, RA इंटू में यहाँ पे L/2, RA इंटू में L/2, क्लियर। अब RA इंटू में L/2 के माइनस ये वाला है ना, इस वाले एरिया को A बोल दे रहा है, ठीक है, एरिया इंटू में यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, L/3U1 इंटू में L/3। अब RA कितना आया था हमारा, PL²/16, PL²/16 EI इंटू में L/2 माइनस एरिया कितना निकालेंगे, हाफ ऑफ PL/4 इंटू में L/2 इंटू में L/3, तो कितना हो गया ये, PL/32 EI माइनस
एक L/3 है, सॉरी, है ना, माइनस PL³ बाई 48 EI। कुछ गलती कर दिया क्या? सही चल रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो RA 16 और 2 16 32, ठीक है। अभी आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू में 6, 16 दूनी 32, 16 3 48, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें? 3 आ जाएगा, 16 3 48, 16 दूनी 32, 3 आ गया, और 16 दूनी 16 3 48 -2 आएगा। ओ हो। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2 इंटू में ये वाला डिस्टेंस 1/3 है ना, 1/3 ऑफ किसका? L/2 का, ठीक है। तो 1/3 ऑफ L/2 का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। वही मैं कहूँ, कुछ ना कुछ गलती हो रहा था। तो 1/3 हो गया, इंटू में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा एक और। क्लियर? अब क्लियर है? अब फिर हम देखते हैं, अब आ जाएगा हमारा आंसर। अब PL³ हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 32 इंटू में 3, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 माइनस 16 16 48, 16 48, ठीक है, -1 है ना, इंटू में PL, है ना। ये हो गया। आगे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 - 1 2 आ गया, अपॉन 32 इंटू में 3 हो गया, और PL³ अपॉन EI, ठीक है। EI तो हमारा चलेगा ही चलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 216 PL³ बाई 48 EI। सो दैट्स द आंसर। हमारा जो भी हमारा डिफ्लेक्शन आएगा वो इस वाले पॉइंट पे इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पे L/2 याद रखना है, क्योंकि ये 1/3 ऑफ इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। देखो, इसको फिर से देख लेगा। जो हमारा एरिया है, ये हमारा क्या है? PL/4 है। ये डिस्टेंस हमारी L/2 है। हमें इसका मूवमेंट किसके अराउंड निकालना है? इस वाले पॉइंट के अराउंड निकालना है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1/3 ऑफ किसकी? इतनी जितनी भी हमारी विड्थ रहेगी। विड्थ कितनी है? L/2। तो L/2 का 1/3 होगा, ठीक है। तो L/2 का 1/3 होगा ये, ठीक है। यहाँ पे L/2, ठीक है, L/2 का 1/3 हुआ, तो L/2 का 1/3 यहाँ पे 3 का 3 आ गया, और जो 2 है वो हमारा 2 यहाँ पर आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, फिर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा कितना आ गया? 48 EI हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो गया। अब हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में टोटल हमें 3 या 4 फार्मूले याद करने हैं, और सारा का सारा हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमने पूरा एक ओवरव्यू ले लिया, जिससे कि हमें सारी मेथड्स के बारे में सब कुछ पता चल जाए एक बार में, ठीक है। अभी हम स्लोप के बारे में बात करते हैं और डिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट कंडीशंस के बारे में। एक तो हमारा कैंटिलीवर, लेकिन ये वाले ही लोड रहेंगे। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंटर में लोड लग रहा है। फिर सेंट्रली सपोर्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो दिस इज द 4 कंडीशन जिनकी हमने बात करनी है। स्लोप हमने इसके लिए निकाला था PL² बाई 2 EI, और इसके लिए PL³ बाई 3 EI, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो P, अब यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो P पर मीटर होता है, तो पर मीटर होता है तो एक L एक्स्ट्रा आ जाएगी इसमें। तो अभी L² था, ये L3 हो गया, ठीक है। 6 EI PL4 अपॉन 8 EI, यहां तक तो क्लियर है। फिर इसमें हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या है? P ही लग रहा है ना, फिर से PL² हो जाएगा, PL² अपॉन 16 EI और PL³ अपॉन 48 EI, क्लियर। अभी जब इसमें आएंगे तो फिर से वही हो गया, P पर मीटर हो गया ना, तो एक L एक्स्ट्रा आएगी, PL की पावर यहाँ पर 2 था, L की पावर 3 हो जाएगा अपॉन 24 EI और
L⁴/384 EI, यहाँ पर एक 5 और आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 2, 3, 6, 8, 60, 48। ठीक है, बस यहाँ पर 24 ये तो हमारे ठीक है। 2, 3, 6 मीन्स लगभग इसका डबल हो गया। ठीक है, इसका भी ये डबल हो गया है ना, और 24 का ये डबल हो गया है ना। तो ऐसे कुछ रिलेशन हम निकाल सकते हैं। 24 का डबल ए हो गया, 8 का डबल ए हो गया है ना, और फिर ये 5.384 है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये सारे स्लोप का भी हो गया क्वेश्चन और डिफ्लेक्शन भी हो गया। यही हमारे 4 हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जिनको हमें याद कर लेंगे तो बेहतर है। हमारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे और हमें क्रॉस वेरीफाई करने में भी बहुत आसानी रहेगी। होप आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूरी अच्छी तरीके से